दुबई के 2 BHK घर में हमारा बसेरा था। आज माँ और पापा की शादी की सालगिरह थी। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, यहीं घर पर ही। हाँ, घर पर ही, क्योंकि पापा को पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं थी। शोर शराबा से उन्हें चिढ़न होती थी। सब मेहमान चले गए, फिर वही हुआ जिसका डर माँ को बहुत पहले से ही था। माँ पापा की अरेंज मैरिज थी। पापा को माँ के चाचा जी ने पसंद किया था। घर में पापा सबको पसंद आए थे, पर माँ पहली मुलाकात से ही घबराई हुई थी। वो नानी को कहती कि माँ, ये वैसे नहीं है जैसा पति मुझे चाहिए। मैं कैसे रहूँगी ऐसे इंसान के साथ। लेकिन उस वक्त लड़कियों की बातें सुनता कौन था। नानी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। माँ पापा की शादी हो गई। पापा की दुबई में नौकरी थी, तो माँ को भी वहीं जाना पड़ा। माँ वहाँ के माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी, पर अकेलापन उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। पापा काम के सिलसिले में ज़्यादातर समय बाहर ही बिताते थे। बहुत अकेली सी हो गई थी माँ। शादी को लेकर माँ ने जितने सपने सजाए थे, सब धूमिल होते जा रहे थे। ना तो उन्हें पापा का प्यार सही से मिल पाता और ना ही परिवार का साथ था। माँ ने कई बार इच्छा जाहिर की कि अपने देश वापस आने की, नाना नानी से मिलने की, पर पापा कभी कुछ जवाब नहीं देते और चुपचाप बाहर चले जाते। माँ की ज़िंदगी जैसे तैसे कट ही रही थी। हाँ, बस कट ही तो रही थी। शादी का रिश्ता बस नाम का ही बनकर रह गया था। माँ ये सारी बातें अपनी एक सहेली को बताती थी। उनका नाम था कृष्णा आंटी। कृष्णा आंटी ने कहा भी, जया, तुम क्यों इस रिश्ते को रबड़ की तरह ज़बरदस्ती खींच रही हो। घर पर बात करो और ख़त्म करो ये सब। पर जया, मतलब मेरी माँ, उनके लिए ये सब इतना आसान ना था। वो समझती थी अपने परिवार को। वो जानती थी कि नाना नानी ये सब शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए माँ ने कुछ भी नहीं बताया। माँ जब भी बहुत दुखी होती, अपनी अलमारी में रखी एक लकड़ी की छोटी सी संदूक को बाहर निकालती और उसमें रख के कुछ खतों को पढ़ती। माँ उन खतों में कहीं खो जाती। वो किसी दूसरी दुनिया में ही चली जाती और जब वापस आती तो एक खुशमिजाज लड़की की तरह। आखिर किसके खत थे? वो कौन था जो माँ के चेहरे पर मुस्कान लाता था? वो जो भी था, उसकी जगह सिर्फ उस संदूक तक ही सीमित थी। दिन बीत रहे थे, तभी माँ को एक रोशनी की किरण दिखाई दी। उसे जीने की वजह मिल गई। माँ के घर में हलचल थी और उस हलचल का कारण मैं थी। मैं रोशनी, अपनी माँ की प्यारी बिटिया। माँ को उम्मीद थी कि शायद बच्चे के आने की खुशी में पापा कुछ बदल जाएं और माँ के साथ समय बिताएं, पर सब उल्टा हुआ। पापा ने माँ की देख रेख के लिए एक मेड लगा दिया और अब तो 2-3 दिन तक घर नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे, यह सवाल आज भी मेरे जहन में घूमता है। माँ ने तो पत्नी धर्म में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर क्यों पापा माँ से दूर रहते थे? क्या माँ से उनका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ही था? वो क्यों कभी माँ की रूह को न छू सके? आखिर क्यों? कभी कभी सोच यहीं आकर रुकती कि शायद उनको उनका दूसरा जिस्मानी साथी मिल चुका था, इसलिए उन्हें माँ की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। माँ भी शायद समझ चुकी थी कि उनके रिश्ते की ज़मीन बंजर हो चुकी है और अब उस पर फूल खिलाने की कोशिश भी बेकार है। पर कहीं ना कहीं अब भी माँ की उम्मीदें लगी थीं उस फूल से जो माँ के गर्भ में पल रहा था। 9 महीने पूरे हो गए। माँ की नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पापा हम दोनों को घर ले आए। नाना नानी, दादा दादी सभी दुबई आए मुझसे, यानी कि अपनी नातिन से मिलने। माँ के हाव भाव को देखकर नानी समझ गई थी कि कुछ ठीक नहीं है, पर माँ ने नानी को कुछ भी नहीं बताया। माँ की दुनिया तो उम्मीदों पर कायम थी, वो उम्मीदें जो शायद ज़िंदगी भर उम्मीदें बनकर ही रहने वाली थीं। सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगा। पापा अपने काम में व्यस्त और माँ मेरी देख रेख में व्यस्त रहने लगीं। अब ना तो पापा को माँ की ज़रूरत रहती और शायद माँ को भी पापा से अब कोई उम्मीदें नहीं थीं। पापा जब घर आते तो पूछ लेते माँ से कि उन्हें अपने या मेरे लिए कुछ चाहिए तो नहीं। माँ उनको बताना चाहती थी कि माँ को और मुझे दोनों को पापा की ज़रूरत है, पर वो जानती थी कि इस ज़रूरत को पापा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी।
माँ जानबूझकर अपना पूरा वक्त मेरे आगे पीछे बिताने लगी। वो भागने लगी थी खुद से, खुद की खुशी से, खुद की ज़रूरतों से। मुझे याद है उस रात पापा माँ पर चिल्ला रहे थे। वो बार बार कोई कागज़ माँ को दिखा रहे थे और उन्हें कुछ कह रहे थे। माँ रोए जा रही थी। मैं अपने कमरे में थी, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। मुझसे और बर्दाश्त न हुआ, मैं अंदर चली गई और माँ के पास जाकर उनके आंसू पोंछने लगी। मुझे अंदर देखकर पापा ने वो कागजात टेबल पर पटक दिया और गुस्से से बाहर चले गए। मैं पढ़ सकती थी उन कागजात को। 16 बरस की हो चुकी थी मैं, समझने लगी थी सब कुछ। माँ ने झट से वो कागजात उठा लिए और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। मैंने माँ को रोका। माँ ने साफ मना कर दिया कि वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाएंगी, पर मैं भी उनकी ही बेटी थी, उनकी तरह ही ज़िद्दी। मैं ज़बरदस्ती माँ से वो कागजात लेने लगी और सब अलमारी के सामने नीचे गिर गए। मैंने उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो माँ का रखा वो छोटा सा संदूक मुझे मिला। मैंने कागजात उठाए और वो संदूक भी बाहर निकाला। माँ के हाथ पैर कांपने लगे, वो परेशान होने लगी। मैंने सब कुछ किनारे रखकर माँ को बिठाया और उनको शांत किया। उनको समझाया कि अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, मुझे अपने सुख दुख का साथी बनने दो माँ। बहुत कहने पर माँ मानी, पर वो रोए जा रही थी। मैंने पापा के दिए कागजात निकाले और पढ़े तो जितनी तकलीफ़ माँ को हो रही थी उतनी मुझे भी हुई। वो तलाक के कागज़ थे जिसे देखकर माँ बिखर गई थी। अपने आंसुओं को समेटते हुए मैंने माँ का रखा वो संदूक खोला और कुछ खत बाहर निकाले। माँ की आंखें शर्म से नीचे गड़े जा रही थी। क्या लिखा था उस खत में? क्यों माँ वो खत सबसे छिपा रही थी? क्या माँ और पापा अलग हो जाएंगे? मेरे मन के समंदर में भी अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। तलाक के कागज़ देखकर सोचा माँ से पूछ लूँ उनका क्या फ़ैसला होगा, पर माँ कहीं टूट ना जाए इसका जवाब ढूंढने में। यही सोचकर मैं रुक गई और पहले संदूक के उन खतों को पढ़ने का निश्चय किया। खत खोलते ही ऊपर लिखा था, प्यारी जया, और सबसे नीचे लिखा था, तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में तुम्हारा। कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। मैं समझ गई कि यह खत माँ के लिए लिखा गया है। माँ की अनुमति लिए बिना इसे पढ़ना सही नहीं होगा। माँ की तरफ देखा तो वो ज़मीन की तरफ देख रही थी, न जाने किन ख्यालों में गुम थी। मैंने माँ से पूछा, यह खत आपके लिए है ना माँ? किसने लिखे हैं? क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? बिना कुछ जवाब दिए माँ वहाँ से चली गई। मैं भी कशमकश में पड़ गई कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, पर जब तक पढ़ती नहीं तब तक समझ कैसे आता। मैंने खत पढ़ना शुरू किया। लफ्ज़ व लफ्ज़ वो खत मुझे किसी और दुनिया में ले जा रहे थे। एक सपनों की दुनिया थी जहाँ माँ थी, हंसती मुस्कुराती, शर्माई सकुचाई सी। इतना खुश तो माँ को असल ज़िंदगी में भी मैंने कभी नहीं देखा था। माँ के पास कोई खड़ा था जो माँ के जूड़े को गजरे से सजाना चाहता था। माँ शर्मा रही थी और वो नज़र भर के माँ को देखना चाहता था। मैं नहीं जानती कि वो कौन था, पर हाँ, कोई तो था जो माँ को बहुत प्यार करता था। ये उसी के लिखे खत थे। उन खतों में वो सब कुछ लिखा था जो माँ पापा से चाहती थी, और इसमें गलत भी क्या था। हर शादीशुदा औरत की पहली चाहत तो उसके पति का प्यार और साथ ही तो होता है। निस्वार्थ भाव से पति की सेवा करने वाली पत्नी क्या चाहती है? यही ना कि उसका पति उसे सम्मान की दृष्टि से देखे, तो इसमें गलत क्या है? यही सब तो माँ ने भी चाहा था, पर उन्हें सिर्फ अकेलापन मिला, जिल्लत भरी एक ज़िंदगी मिली। कहने को सब कुछ था माँ के पास, पर असल में कुछ भी नहीं था। वो खाली सी थी बिल्कुल। उन खतों को पढ़कर मेरे मन में भी उथल पुथल मच गई। मैं जानना चाहती थी वो कौन था। माँ से पूछने की बहुत कोशिश की, पर माँ ने कुछ नहीं बताया। तभी पापा का मैसेज आया। वो माँ के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। जवाब क्या, वो माँ की हाँ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो किसी और के साथ दुनिया बसानी थी। माँ की तरफ से मैंने जवाब दिया, उन्हें बता दिया कि माँ अब उनके साथ नहीं रहेगी। माँ ने बहुत गुस्सा भी किया मेरी इस हरकत के लिए, पर मैंने तो माँ के लिए सपने सजा लिए थे। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में तलाक के कागजात लेने पापा ने अपने दोस्त को भेजा और उसी के साथ
माँ और मेरी टिकट भी भेज दी। चलो, कम से कम इतनी इंसानियत तो बाकी थी अभी। टिकट देखकर मैं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अपने देश को मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। अब मैं वहाँ जाने वाली थी और माँ की ज़िंदगी भी तो सजानी थी ना। माँ समझ नहीं पा रही थी कि वो रिश्ता टूटने का दुख मनाए या घर जाने की खुशी मनाए। मैंने माँ को समझाया कि जो रिश्ता कभी था ही नहीं, जिस रिश्ते में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्यों उसे ज़बरदस्ती निभाने की कोशिश कर रही हो। माँ को समाज का डर था, लोग क्या कहेंगे, नाना नानी और सभी रिश्तेदार क्या कहेंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि इतने सालों से जो तुम खून के आंसू रो रही हो, तब कौन से रिश्तेदार और कौन से समाज ने तुम्हें सहारा दिया। अब तुम आज़ाद हो माँ, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है माँ। माँ कुछ समझ नहीं पाई और उस वक्त मैं माँ को उन खतों के बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। मैंने कृष्णा आंटी से बात कर ली थी। मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहती थी। कृष्णा आंटी उन खतों के बारे में सब कुछ जानती थी, और कमाल की बात तो ये थी कि कृष्णा आंटी जानती थी उस शख्स को। वो माँ और कृष्णा आंटी के साथ स्कूल में थे। उन्होंने अपने प्यार के बारे में माँ को कभी भी खुलकर नहीं बताया, और उन खतों से माँ समझ भी ना सकी। जल्दबाजी में माँ की शादी हुई और बाद में जयंत जी को ये सब कृष्णा आंटी से पता चला। न माँ के लिए उन्होंने कसम दी कि आंटी माँ को कभी कुछ उनके बारे में ना बताएं। आंटी ने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने कृष्णा आंटी से कहा कि वो उनका पता करें, वो मतलब कि जयंत जी का। हाँ, यही नाम था उनका, आंटी ने बताया था मुझे। जयंत जी अभी नासिक में रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई सालों पहले ही हो गया था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। हाँ, अब वो 40-45 बरस पार कर चुके होंगे और माँ भी 40 की दहलीज पर हैं, तो शायद एक दूसरे को ना पहचान पाएँ। अब तो चेहरे की चमक को झुर्रियों ने धूमिल कर रखा है। मैंने जल्दी जल्दी सब सामान बांधा और 3 दिन बाद हम वहाँ से निकल गए। मैंने नाना नानी को भी मुड़े बुला लिया, जहाँ कृष्णा आंटी रहती थी। हालांकि नाना नानी तो सिर्फ हमें लेने आ रहे थे, उन्हें माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार हम पुणे पहुँच ही गए। माँ और कृष्णा आंटी कई सालों बाद मिले थे। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने भी उन्हें सिर्फ वीडियो चैट में ही देखा था। आंटी ने सब कुछ तैयार कर रखा था। अगले दिन मैं आंटी की बेटी के साथ नासिक को निकल गई। उनके दिए पते पर हम पहुँचे। डोरबेल बजाते वक्त हाथ काँप रहे थे मेरे। कुछ देर बाद एक शख्स बाहर निकले, लंबी कदकाठी, मध्यम रंग। उन्होंने पूछा, जी कहिए। बिना कुछ कहे मैंने माँ की एक पुरानी तस्वीर उन्हें दिखा दी। वो तस्वीर देखकर वापस अंदर की तरफ मुड़ गए और चले गए। मेरा तो सपना ही टूटने लगा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने माँ को पहचाना तक नहीं। मैं भी वापस होने लगी, तभी अपना चश्मा लगाते हुए वो वापस आए और बोले, दिखाओ बेटा, वो नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है ना। मैं भी पूछ बैठी, आप जयंत जी हैं ना। वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें तस्वीर दे दी। तस्वीर देखते ही उनकी पलकें भारी हो गईं, आंखें नम हो गईं। वो मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, ये मेरी माँ है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो आज भी माँ को प्यार करते थे। मैंने पूछा, आप शादी करेंगे माँ से? वो स्तब्ध से हो गए। उनको और उनकी हाँ को लेकर मैं वापस आ गई। एक पार्क में माँ और जयंत जी की मुलाकात करा दी हमने। माँ उन्हें पहचान गई, पर सिर्फ एक पुराने दोस्त की तरह। माँ ने मुझे भी मिलवाया और बताया कि ये जयंत हैं, मेरे बचपन के दोस्त। हम साथ में ही पढ़ा करते थे। इन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की है। माँ बोले जा रही थी और माँ को देखकर जयंत जी की आंखें भीग गईं। इससे पहले कि माँ कुछ और कहती या पूछती, जयंत जी ने माँ के हाथ में एक खत पकड़ा दिया। मैं सब समझ गई और वहाँ से चली गई। पास के बेंच पर बैठकर माँ ने वो खत खोला। वही लिखावट, वही एहसास। प्रिय जया। माँ आश्चर्य से खत को देखने लगी और पढ़ने लगी। आज खत में जयंत जी ने अपनी आप बीती लिखी थी और आखिर में लिखा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में, तुम्हारा जयंत। आज खत पर नाम लिखा था। पढ़कर माँ रोने लगीं।
जयंत जी ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ ने भी अपनी सहमति दी। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। कितने बरस इंतज़ार किया था दोनों ने। माँ और मैं वापस आंटी के घर आए। वहाँ नाना नानी सभी आ चुके थे। वे लोग हमें साथ ले जाने की तैयारी में थे, पर अभी कहाँ, अब समय था धमाका करने का। मैंने जयंत जी की तस्वीर दिखाई सबको और ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते माँ और जयंत जी शादी करने वाले हैं। सभी के होश उड़ गए थे। अब सभी माँ और मेरी तरफ सवालिया निगाह से देख रहे थे। नाना नानी गुस्से में लाल पीले हो चुके थे और शुरू हो गए, जया क्या है ये सब, कैसे संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को, बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रही है। हाँ, वैसे भी अपने देश में रही होती तो कुछ सीखती ना, वहाँ परदेश में क्या सीखेगी भला। दामाद जी तो काम में व्यस्त रहते होंगे और तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं रहती होगी कि कुछ सिखा दो। कुछ तो सोचा होता तुमने, आखिर लड़की है ये, कल को शादी करनी है इसकी, ऐसे में कौन सा लड़का इसका हाथ थामेगा। ज़रा भी समझ नहीं है इसे, इसके पापा जिंदा हैं और ये माँ की दूसरी शादी की बात कर रही है। इससे पहले कि नाना नानी कुछ और कहते, माँ उन्हें रोकते हुए बोल पड़ी, मर चुके हैं इसके पिता, मर चुके हैं मेरे पति, मैं नहीं हूँ किसी की ब्याहता। आपने देखा नहीं शायद, मेरी मांग का सिंदूर मैं वहीं छोड़ आई हूँ और अब वापस कभी नहीं लौटूंगी। ना तो वो देश मेरा था और ना वो घर मेरा था। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी ही है। आप सबको कोई हक नहीं है इसे बुरा भला कहने की। क्या गलत कह रही है ये, गलती तो आपने भी की थी ना। माँ जब बिना सोचे समझे मेरी शादी तय कर दी, मुझे परदेश भेज दिया। मैंने तो आपसे कहा भी था मुझे इस बंधन में ना बांधो, लड़का सही नहीं लगता, पर आपने मेरी एक ना सुनी। आप लोगों ने मुझे कोई हक नहीं दिया था। जब तक मायके में थी आप लोगों के हिसाब से चलती रही, जब ससुराल गई तो वहाँ के हिसाब से, और जब पति के साथ रहने लगी तो पति को ही परमेश्वर समझा। जैसा जैसा सबने कहा मैं करती गई, पर मेरा किसने सोचा, किसी ने नहीं। मुझे क्या पसंद है ना पसंद है कभी पूछा ही नहीं आप सबने, बस अपनी मर्जी थोपते गए। जब तक आप सभी की बातों को माना तब तक संस्कारी, नहीं माना तो चरित्रहीन भी आप सभी ही बना देते हो। अगर उस वक्त आप मेरे माता पिता के साथ मेरे दोस्त बने होते तो मैं बताती आपको अपने उन खतों के बारे में। हाँ, मेरे गुमनाम खत जो किसी ने बहुत प्यार से लिखा था, पर कहीं चरित्रहीन की मोहर ना लग जाए इस डर से कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो गुमनाम खत लिखने वाला कौन है। मुझे पसंद थे उसके लिखे सभी खत। खत की खुशबू में भी प्यार झलकता था, पर अपने संस्कार के बोझ तले दबे दिल को मैंने समझा दिया। खुद को संस्कारी बनाने के लिए आपकी सब बातें मान ली। आज देखो आप मेरा क्या हाल है। यह शादी के 18 साल मैंने कैसे बिताए हैं मैं ही जानती हूँ। हर एक दर्द, हर जिल्लत सहती रही कि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। इसे ही अपनी किस्मत का लिखा समझ लिया था मैंने। पर मेरी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आई मेरी बेटी, मेरी रोशनी, मेरी दोस्त, जिसने मुझे समझा, जो मेरे दर्द का सहारा बनी। इतनी छोटी उम्र में ये वो सब कुछ समझ गई जो आप सब ना समझ सके। मेरी भी ज़िंदगी है, मेरे भी सपने हैं, कुछ अरमान हैं जिन्हें मैं जीना चाहती हूँ, पर आपको अपनी बेटी की नहीं, सिर्फ समाज की चिंता है। आप समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक काम करिए, आप सभी वापस चले जाइए और किसी से कुछ ना कहिएगा। आपको समाज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। रोशनी मेरी बच्ची, तुम सच में मेरी ज़िंदगी को रोशन कर रही हो। मैंने तो ज़िंदगी से हार मान ली थी, पर तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। माँ ने कहते हुए प्यार से मेरा माथा चूम लिया। नानी भी तो माँ ही है ना, वो भी भला कैसे अपनी बेटी का दर्द देख पाती। माँ के पास आकर नानी ने माँ के गाल को सहलाया और उन्हें सीने से लगा लिया। धीरे धीरे सब तैयार हो गए। अगले दिन जयंत जी घर आए, सबसे मिले, सब खुश थे। मैं भी खुश थी। जयंत जी को अपने पिता के रूप में देख रही थी और सबसे ज़्यादा माँ खुश थी। आखिर उन्हें उनका गुमनाम प्यार जो मिल गया था।